वक्त हो गया जी, खबरों को यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए हम रोक रहे हैं क्योंकि अब मुद्दा है सेहत का, और सेहत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी की। जो बात मुसलसल पिछले कई हफ्तों से चल रही है उसको ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज भी एक और मौलिज हमारे साथ है जो माहिर है बच्चों के हवाले से, और बच्चों को एनालाइज करती हैं, देखती हैं कि आखिर क्या मामले हैं, किस तरीके के मसाइल है, हल क्या है। आज ज़रा चूँकि हमारे पास बहुत सारे कॉलर से आ रहे थे, बहुत सारी मैसेज आ रही थी कि बच्चों को रिलेटेड ज़रा स्पेशल एक प्रोग्राम किया जाए, तो आज डॉक्टर हिना हाजनी साहिबा हमारे साथ मेहमान है। इनका एक बहुत बड़ा फील्ड है इस डिपार्टमेंट के अंदर और अपना काम पिछले कई अरसे से कर रही है। अब ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा। तमहीद के लिए मैं दो बातें बता दूं, उसके बाद सीधे डॉक्टर साहब के पास चलेंगे। जब एक एदाद-ओ-शुमार ये कहे कि आबादी का 40-41% आपका हिस्सा है जो डिप्रेशन और एंजाइटी का है, फिर आबादी की जब आप एज ग्रुप्स को देखेंगे तो 7-8 साल से बच्चे को आप देखेंगे तो ऊपर 40, 45, 50, 60, 70 साल तक के आदमी में डिप्रेशन और एंजाइटी है। अगरचे दो अलग अलग चीज़ें हैं, डिप्रेशन अलग है, एंजाइटी अलग है, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं यहाँ अमलगमल बहुत सारी चीज़ों में होता है और यहाँ इस चीज़ पर भी हो रहा है। लेकिन आज डॉक्टर साहबा जो हमारे साथ है ये बच्चों पर बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखती हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च इनका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, बड़े तो समझ आता है कि एक डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या तो नौकरी का मामला है, एंजाइटी होती है, कुछ और मामला चलते रहते हैं, लेकिन ये जो सर्वे सामने आ रहा है कि जनाब हमारे बच्चे भी इस चीज़ से दूर नहीं है, और अगर प्रॉपर केयर ना किया गया तो आगे जाकर मेंटल डिसबैलेंस और ये 10 तरह की चीज़ें जो है ये देखने को मिलती है, और फिर वो जो बॉन्डिंग होती है फैमिली में वो टूट जाती है सारी, जितना जितना वो बच्चा ऊपर आता है। अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि आजकल कोई पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो हम बोलेंगे जो बची हुई है डिप्रेशन के इन नफसाती अमराज से। चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो या चाहे वो एक 10 साल का बच्चा हो, कोई भी बचा हुआ नहीं है। जी। मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे आपने कहा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके अपने रीजंस होते हैं, जॉब की प्रॉब्लम होती है, पैसों की प्रॉब्लम होती है, फैमिली में इश्यूज होते हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि बच्चों के अपने इश्यूज होते हैं। एज एन एडल्ट हमें ये लगता है कि हम बड़े हैं, सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स फेस होती है, बच्चे क्या है, बच्चों को क्या है, बच्चे कहाँ इतना सोचते हैं इन चीजों के बारे में। बट बच्चे जो है उनकी अपनी अलग एक प्रॉब्लम होती है। एक बच्चा है जिसके दोस्त ने उससे अच्छे से बात नहीं की है, उसके लिए वो एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेसर है, उसके लिए वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जो बड़ा है वो ये नहीं समझता है कि इस बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम अच्छी खासी है। तो ये इस वजह से क्या हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स बढ़ रहा है। जो हम देख रहे हैं बच्चों में, जो एडोलसेंट्स होते हैं, जो टीन्स होते हैं, 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं, वो काफी हमारे पास आ रहे हैं डिप्रेशन की शिकायत लेके। कल ही मैंने एक बच्चा देखा जिन्होंने ये कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं समझते। ये अक्सर बच्चे ये बोलते हैं, उनको अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे घर में फैमिली मेंबर्स जो है, वो हमारी फीलिंग्स को समझते नहीं है। तो ये जन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि ये ना समझे कि बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आजकल के बच्चों को काफी ज्यादा स्ट्रेस है, चाहे हम एकेडमिक स्ट्रेस कहे या बाकी स्ट्रेसेस कहे, तो वो स्ट्रेस उनको भी अफेक्ट करता है अपने हिसाब से। जैसे मैं अगर मेरी जॉब नहीं रही जो वो मुझे अफेक्ट करेगा, वैसे एक बच्चा अगर एग्जाम में उसको कम मार्क्स आए, एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आए, तो वो भी इक्वली अफेक्ट होगा अपने तरीके से। जी। तो जो हम केसेस देखते हैं डिप्रेशन में, एक तो ये है कि अवेयरनेस भी बढ़ गई है। जो आज से 10-20 साल हम बोलेंगे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जो अवेयरनेस बढ़ गई है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को लेके जो स्टिग्मा कम हो रहा है, तो उस वजह से अब पेरेंट्स बच्चों को हमारे पास लेके आते हैं। अब पेरेंट्स में भी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है कि हाँ नहीं, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, उसको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अक्सर और बेशतर जो हम वजूहात देखते हैं जिन वजह से हम देखते हैं कि बच्चे सफर करते हैं, पहले ये होता है कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हम बोलते हैं कि एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है इनमें, एक विरासती कंपोनेंट होता है इनमें, कि जिनकी फैमिलीज में डिप्रेशन रन करता है उनके बच्चों में भी एक रिस्क रहता है कि वो भी इस इन प्रॉब्लम से असर उनको हो सकता है। तो पेरेंट्स को चाहिए, जिनकी फैमिली में अगर ऐसे पेशेंट्स ऑलरेडी है, अगर उनको जरा सा भी थोड़ा सा भी लगे कि डॉक्टर बच्चे में साहब, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, एक चीज तो जानना एक चाहेंगे। इनके लिए एक चीज जानना चाहेंगे, अगर हम बड़ों की बात करेंगे, बिहेवियर में चेंज आता है या वो ऐसे हरकत भी करते हैं ताकि पता चलता है कि ये किसी जहनी दबाव या तनाव का शिकार है। लेकिन अगर हम बच्चों की बात करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि एक बच्चा, एक कमसिन बच्चा इस डिप्रेशन का शिकार है, और उस डिप्रेशन से कैसे बाहर लाया जा सके ताकि वक्त पर यह पता चले और उसके साथ साथ ही उसे वहां से बाहर निकाला जा सके?
देखिए मैनी टाइम्स ये भी होता है कि बच्चा जो है या जो टीन्स होते हैं वो खुद बोलते हैं कि हम सही फील नहीं कर रहे हैं, हम डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। मगर एक कुछ पॉइंटर्स भी होते हैं जो पेरेंट्स को, जो टीचर्स है, जो पिक कर सकते हैं, जिसे उन्हें लगे कि बच्चा ठीक फील नहीं कर रहा, बच्चे की बिहेवियर जो है, बच्चा खाता पीता नहीं है ठीक से, बच्चा का जो एकेडमिक्स है, उसकी पढ़ाई है, उसमें मुसलसल उसको डिक्लाइन आ रहा है, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, बच्चा चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा हो गया है। जैसे जो एक बड़ा इंसान होगा वो डिप्रेशन में चुप हो जाएगा, बात नहीं करेगा किसी, लेकिन जो बच्चा एक होता है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करने लगता है, उसका एकेडमिक्स बहुत ज्यादा सफर हो जाता है, खाना पीना कम हो जाता है, टैंट्रम्स बहुत ज्यादा थ्रो करते हैं। जी। तो अगर पेरेंट्स को लगे कि अचानक से बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया, जो पहले उसका टेम्परामेंट नहीं था, पहले अगर बच्चे का सोबर टेम्परामेंट था, पढ़ाई ठीक से कर रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये सारा बिहेवियर चेंज हो गया, तो हो सकता है ये डिप्रेशन की बच्चे में एक अलामत है। तो बच्चों में टैंट्रम्स और गुस्सा कॉमन रहता है डिप्रेशन की हालात में। डॉक्टर साहब, एक और चीज़, बच्चे के साथ पेरेंट या अफराद खाना जो घर वाले हैं उनके साथ टाइम बिताना, टाइम गुजारना कितना इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए, अगर वो इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। और उसके साथ अगर हम घर वाले यानी कि पेरेंट या कोई घर का फ़र्द उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा तो एक बच्चा जहनी तनाव में जा सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है। देखिए सिर्फ डिप्रेशन की बात नहीं है, ये ओवरऑल बहुत सारे जो बच्चों में हमने मेंटल हेल्थ, नफ्सियाती अमराज देखे हैं, भाई वो एडिक्ट, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब एडिक्शन की, ये हमारे पास जो ड्रग एडिक्शन हो या चाहे इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन हो, इंटरनेट गैम्बलिंग एडिक्शन हो, वो ज्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम जो जो है, जो हम आजकल फेस कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी एक चैलेंज बन गया है कि हमारे लिए उसका ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो गया है। वो इस वजह से कि अब देखिए आज से 10-20 साल पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, घर में बहुत सारे लोग होते थे, चाचियां, पुफियां, चाचा, बाकी सारे होते थे, तो बहुत एक क्लोज नेट फैमिली होती थी। लेकिन जी। हमने देखा है इन सालों में क्या हो गया कि अब घर में 4 या 5 अफराद होते हैं, वर्किंग पेरेंट्स दोनों होते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, चलो बच्चे को फोन दे दिया, उनके साथ थोड़ा बिजी हो गया। और आजकल स्कूल्स की भी नेसेसरी नीड्स होती है कि बच्चे को स्कूल फोन देना पड़ता है, क्योंकि असाइनमेंट्स वगैरह फोन पे आते हैं। तो फोन का ये जो एक्सपोजर हो गया, उससे क्या होता है कि फैमिली के साथ कम्युनिकेशन कम हो जाता है, फ्रेंड्स के साथ आउटडोर गेम्स जो बाहर जाके बच्चे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बाकी सारी गेम्स खेलते थे, वो कट डाउन हो गया है। रिश्तेदारों के घर जाना वो कम हो गया है। हमसायों के साथ हम 10-20 साल पहले हम देखेंगे कि बिल्कुल बच्चे गलियों में खेल रहे होते थे अपने नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, लेकिन अब वो चेंज हो गया है काफी ज्यादा। जी। अब हम देखते हैं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना फोन पे स्पेंड कर रहे हैं और फैमिलीज के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड फोन पे भी हम देखते हैं कि बच्चे का एक्सपोजर जो होता है वो वायलेंट थीम्स के बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, स्टडीज उसकी उसकी वजह से इफेक्ट होती है। तो वो जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, उसमें बहुत हद तक हम बोलेंगे कि फोन एक ऐसी चीज है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ये कम्युनिकेशन गैप आ रही है, उस वजह से जो है बच्चा भी अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो जाता है, और पेरेंट्स भी जो बिजी होते हैं आजकल अपने काम के साथ, वो भी अपने बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे के साथ क्या हो रहा है इस टाइम में पेरेंट्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहती है। तो फिर क्या होता है कि अगर बच्चा किसी नफ्सियाती अमराज से सफर कर भी रहा है, तो पेरेंट्स को फिर उस स्टेज पे पल जाता है कि जहां पे वो बीमारी जो है वो बहुत आगे बढ़ गई होती है, जहां पे इलाज करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पेरेंट्स की हो बच्चों के साथ, या बच्चों का बाहर खेलना हो, बच्चे टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करे, बात करे, अगर वो कुछ भी उनको अगर लग रहा है तो वो कम्युनिकेट करे अपनी बात। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो आ गया है, ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है एक बच्चे का रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ और बाकियों के साथ। और डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आपने कहा कि ये कितना बड़ा रिलेशन होना चाहिए था और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। अगर किसी तरीके से ये चीज़ सेट नहीं बैठी तो आगे जाकर ये बच्चे के जहन पर किस तरीके के असरात दे रही है, और क्या कोई स्टडी है कि बाद में इसको ठीक किया जा सकता है? अगर अभी कोई देर हुई है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 10-12 में आ गया, लेकिन वो एंजाइटी और डिप्रेशन उसके दिमाग में है, या मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करिए, फिर जाकर ये कितनी बड़ी मुश्किल होती है? देखिए मुश्किल तो होती है ऑब्वियसली। हमारा जो मेन एज ए डॉक्टर हमारी जो एम होती है, हम प्रिवेंशन पे ज्यादा काम करना चाहते हैं। प्रिवेंशन इन द सेंस कि पेरेंट्स को पहले ही चाहिए, जैसे अगर हम फोन की बात करेंगे, पेरेंट्स को पहले ही चाहिए कि
फोन कम से कम देना है। अगर पढ़ाई के रिलेटेड जरूरत भी है तो वो सुपरवाइज्ड होना चाहिए, बच्चे को फोन अकेले नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब इंटरनेट का एक्सेस, एक तो अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है और सुपरविजन के बगैर मिल रहा है, तो बच्चा फोन पे क्या देख रहा है पेरेंट्स को पता नहीं होता है। तो ये एक एडवाइस है हमारी पेरेंट्स के लिए, एक तो सिर्फ एकेडमिक्स के लिए अगर जरूरी है फोन देना है बच्चे को, और अंडर सुपरविजन रहना है बच्चे को। बिल्कुल ये नहीं करना है कि बच्चे को कमरे में अलग से बिठा दिया तो और खुद आप कहीं और होंगे। तो मेन जो हमारा होता है वो प्रिवेंशन पे काम होता है, रादर देन कि हम बाद में फिर ट्रीटमेंट करें। अब अगर हमारे पास बच्चे आते हैं जो गेमिंग एडिक्शन के, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं आजकल। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने लाखों खर्च किए होते हैं इस पे, ऑनलाइन गैम्बलिंग के केसेस जो आ रहे हैं उस पे काफी ज्यादा खर्च हुआ होता है। तो हमारे पास जब पेरेंट्स उस स्टेज में आते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आगे बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, तो हमारी एम यही रहती है कि हम ये करेंगे, पेरेंट को ये चाहिए कि बच्चे का पहले ही फोन कट डाउन करना है। बिल्कुल ये स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें रहने चाहिए कि बच्चे से फोन लेना है, या अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस होगी तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चे का फोन का एक्सपोजर जो है वो कम करेंगे। बच्चे को चाहिए कि बच्चा बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। बच्चे के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा बाहर जाए, स्पोर्ट्स खेले, नॉट इनसाइड घर में बैठ के चार दीवारी में स्पोर्ट्स खेलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाहर कह रहे हैं बच्चों को बाहर निकालना है। आजकल ठंड है बट ऐसा भी नहीं है कि ठंड में बच्चे बाहर ही नहीं जाते थे। हम जब अपने बचपन में होते थे हम तो बाहर ही होते थे, ऐसा नहीं है कि बच्चे ठंड में बाहर नहीं जा सकते हैं। बच्चों को खेलने दे, बच्चों को बाहर भेजें, बच्चों को आउटडोर्स में खेलने दे, बच्चों को बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने दे, बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने दे। चार दीवारी में बच्चे को बंद ना करे। फोन का एक्सपोजर, इंटरनेट का एक्सपोजर लिमिटेड रखे, जितना आप लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट करें। फैमिली एनवायरनमेंट जो हम देखते हैं अक्सर जो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उनका जो फैमिली डायनेमिक्स होता है, उनके जो फैमिली में इश्यूज होते हैं वो बाकी फैमिली से थोड़े ज्यादा होते हैं। पेरेंट्स के आपस में रिलेशन जो होते हैं वो में भी उतने ठीक नहीं होते हैं, घर में थोड़े झगड़े ज्यादा होते हैं। जी। तो बेटर है कि उन चीजों पे काम करे। या बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कभी कभी ये होता है कि बच्चे को जैसे कुछ प्रॉब्लम पहले से थी, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले से थे, एडीएचडी होता है, डिप्रेशन होता है, या बाकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो इन चीजों की तरफ ज्यादा माइल होता है। तो उन चीजों में हम ये कोशिश करते हैं कि जो ऑलरेडी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी हम ठीक करें, उसको प्रॉपरली हम इलाज करें। एंड एक्सट्रीम केसेस में हमें फिर पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, जिसमें डेली सेशंस होते हैं, थेरेपीज, काउंसलिंग्स होती है, प्लस ट्रीटमेंट होता है। एंड होपफुली मेनी टाइम्स हमारे पेशेंट्स ठीक भी होते हैं, मगर बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो रेजिस्टेंट केसेस होते हैं जिनमें ट्रीटमेंट हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है उन केसेस में ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बच्चे का एक मेजर पोर्शन जो है दिन में वो स्कूल में चला जाता है, 5-6 घंटे वो स्कूल रहता है। तो जो हमारा करिकुलम एक्टिविटीज़ है स्कूलों के अंदर, क्या वक्त आ गया है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर इस सब्जेक्ट को बहते मजमून लें, 8वीं-9वीं ने नहीं बल्कि नीचे से ही इसको शुरू करें, फ्रॉम द प्राइमरी लेवल इसको पढ़ाना शुरू करें, देखना शुरू करें, टीचर एक्सपर्ट्स हमारे स्कूलों के अंदर हो, ताकि वो नज़र रखे कि हमारे बच्चों के बिहेवियर कितना चेंज हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। एक 5-8 घंटे जब एक बच्चा स्कूल में रहता है तो एक बड़ा टाइम वो स्कूल भी दे रहा है। जी जी, जितना बच्चा पेरेंट्स के साथ आजकल टाइम स्पेंड करता है उससे ज्यादा बच्चा एक अपने टीचर के साथ अपने स्कूल में टाइम स्पेंड करता है। तो जो हमारा चाइल्ड सेंटर इस वक्त एसएमएचएस में चल रहा है, हमारा चाइल्ड गाइडेंस एंड वेलबींग सेंटर हमारा एसएमएचएस में चल रहा है, तो उसके बहुत सारे आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम्स किए हैं स्कूल्स में, टीचर्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि बच्चों में क्या ऐसे इश्यूज है जो आपको पिक करने हैं। मेनी टाइम्स पेरेंट्स उतने अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन टीचर्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है बच्चों के साथ, टीचर की क्लास में 50। हमारी एम ये रहती है कि हम टीचर्स को एजुकेट करें। टीचर्स का ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जिनको हम सेंसिटाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स जो मेंटल हेल्थ इश्यूज में होते हैं। बच्चों में पहले से ही काफी ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, जो पिक कर सकते हैं हम अर्ली स्टेज पे। एंड लाइक अदर डिजीजेज जो बाकी फिजिकल बीमारियां होती है, उन्हीं के जैसे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती है, ये भी अगर अर्ली स्टेज में पिक हो तो हमारे लिए ट्रीटमेंट इजी रहता है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ नहीं गई होती है। जैसे एक प्रॉब्लम है
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम एडीएचडी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत ज्यादा शरारती होता है, बच्चा बैठेगा नहीं एक जगह, बातें बहुत ज्यादा करता है, इम्पल्सिव, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। तो मेनी टाइम्स पेरेंट्स या टीचर्स ऐसे लेते हैं कि सिर्फ शिकायतें करते हैं कि आपका बच्चा बहुत शरारती है, लेकिन असल में ये एक प्रॉब्लम होती है बच्चों में। हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि बच्चा एक एक्टिव है या बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो हमें वो डिफ्रेंशिएट करना है। एक टीचर का रोल उसमें है कि उसको देखना है, अगर उसको इश्यूज लग रहे हैं कि बच्चा क्लासरूम में बैठता नहीं है, ध्यान नहीं दे पाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, तो वो ये अर्ली स्टेज में पिक करके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकता है, एंड पेरेंट्स हमारे पास बच्चे को ला सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं जहां पे पेरेंट्स ने खुद पिक नहीं किया है अपने बच्चे में प्रॉब्लम, लेकिन उनको स्कूल से गाइडेंस आई है कि आप अपने बच्चे को एक बारी डॉक्टर को दिखाएं, कि हम, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे में थोड़े से इश्यूज है। तो टीचर्स एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे उनको सेंसिटाइज कर सकते हैं कि आप बच्चे के जो अगर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो अर्ली स्टेज जी डॉक्टर साहब, एक वालिद हमें इस वक्त मैसेज कर रहा है कि ये जो प्री स्कूल यानी बच्चा अभी स्कूल जाने के लायक नहीं और हम वो क्रैच में डालना शुरू कर देते हैं, और क्योंकि वर्किंग क्लास होता है या कुछ इस तरीके के मसाइल होते हैं, तो क्या ये मेंटल इम्बैलेंस के लिए या इस फिजिकल प्रॉब्लम कुछ क्रिएट कर सकता है इसमें? बच्चों को, जो हम छोटे बच्चों को ही वैन में स्कूल डालते हैं, अभी वो एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर भी नहीं स्कूल जाने के लायक होता, लेकिन तब भी हम डालने की कोशिश करते हैं, क्या ये ट्रेंड सेट है, सही है? आजकल देखिए, कुछ चीजें ये है कि मजबूरी भी होती है, आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, तो ये एक मजबूरी भी बन गई है कि हमें बच्चे को प्ले स्कूल में डालना पड़ता है। बट आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूंगी कि इट्स नॉट अ बैड थिंग, ये बुरा नहीं है, क्योंकि प्ले स्कूल्स में क्या होता है, वहां पढ़ाई वगैरह नहीं होती है, वहां बच्चों का यही खेल कूद होता है, एंड इनफैक्ट इन अ सेंस ये बच्चों के लिए अच्छा भी है, क्योंकि बच्चे बाकी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि घर में नहीं होगा। शायद अगर वो बच्चा घर में रहेगा, वो शायद अपने घर के हेल्पर के साथ, नैनी के साथ रहेगा, पेरेंट्स दोनों बाहर होंगे, तो घर में सिर्फ क्या होगा कि नैनी होगी या कोई एक बंदा होगा और बच्चा होगा, उसको वहां उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा। तो इन अ सेंस कि अगर बच्चे को हम प्ले स्कूल में डालेंगे, एक क्रंच में डालेंगे, तो वहां क्या होता है कि वहां बहुत सारे बच्चे होते हैं, कम से कम वहां 15-20 बच्चे होते हैं, तो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, खेलता है, वहां खेल होते हैं, टॉयज होते हैं, बाकी चीजें होती है, तो बच्चों को उन चीजों के साथ एक्सपोजर मिलता है। तो इन अ सेंस ये उस बच्चे के लिए अच्छा ही है, रादर देन कि वो घर में बैठ के चार दीवारी में एक इंसान के साथ रहेगा। उस कंपैरिजन में अगर ऑब्वियसली पढ़ाई का प्रेशर वहां पे नहीं होना चाहिए, एक 2-3 साल का बच्चा क्या ही पढ़ाई करेगा, खेल कूद के लिए हम बेसिस को हम प्ले स्कूल बोलते हैं, तो प्ले स्कूल के लिए अगर विद दैट एम वहां खेलते हैं, बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बाकी बच्चों को देख के उनके बिहेवियर्स पिक करना, तो ये इन अ सेंस बच्चे के लिए अच्छा भी है। इनफैक्ट हमारे पास जो बच्चे आते हैं, हमारे पास जो ऑटिज्म के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो वो हमसे एडवाइस लेते हैं कि हम क्या करें, हम बच्चे को प्ले स्कूल डालें या ना डालें, क्योंकि वो उसी एज ग्रुप में होते हैं, 2 या 3 साल के बच्चे होते हैं। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप बिसाइड्स जो आप अपनी थेरेपीज बच्चे की करते हैं, जो बाकी मेडिकली जो थेरेपीज हम करते हैं बच्चे के साथ, इन एडिशन टू दैट आप बच्चे को एक प्ले स्कूल में डालें, क्योंकि ऑटिज्म वाला बच्चा जितना बाकी बच्चों के साथ रहेगा, उतने उसके बिहेवियर में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, और ये चंद सवालात जो जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। दरअसल बात यही है कि गुफ्तगू, चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस को खोलना पड़ेगा, जो हमने स्कीज कर दी है। एक ज़माना था बड़ी फैमिलियाँ थी, न्यूक्लियर फैमिलियाँ होंगी, और न्यूक्लियर फैमिलियों में भी अब वक्त नहीं मिला है कि एक दूसरे के साथ बैठे बात हो, जिस वजह से ये नई नई परेशानियाँ अब आ रही हैं और बच्चे भी इसका शिकार हो रही हैं। कोशिश हमारी ये है कि छोटी छोटी बातें नीचे पेंट्रेट हो जाएँ, हमारी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि हम इससे थोड़ा सा दूर रहें और आने वाली नस्ल जो हमारी है वो डिप्रेशन और एंजाइटी से ज़रा पाक रहे।